हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। जीवन में धोखे और मौके दोनों साथ साथ आते हैं। अगर आपने मौके का लाभ नहीं उठाया, अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो ज़िंदगी में धोखा रहेगा, आपके मलाल रहेगा, अफसोस रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। आज हम स्नातकोत्तर जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर जो स्नातक का पार्ट है, उसके अंदर आज हम बात करेंगे काव्य लक्षण की। स्नातक आपने सोचा हो कि सर करवा नहीं रहे 2-3 दिन से, क्या बात है। विश्वास कीजिए, निश्चित तौर पर पूरा पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। तो स्नातकोत्तर में सबसे पहले बात करेंगे हम काव्य लक्षण की। काव्य के विषय में आप जानते ही हैं कि कवि के शब्दों में, कवि के हृदय से जो उद्गार वो प्रकट करता है अपनी कलम के माध्यम से, जो कविता कर्म करता है, उसको पढ़कर आपके हृदय के अंदर जिन भावों की अनुभूति होती है, जो आपको रसमय कर देता है, आनंदमय कर देता है, वही काव्य है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे लक्षणों की, काव्य के लक्षणों की। किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा और परीक्षा में ज़्यादातर वो पूछे जाते हैं, उनकी बाद में बात करेंगे। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से समझाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से कि काव्य लक्षण के बारे में कोई भी भ्रम आपके अंदर फिर नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं काव्य लक्षण के अंदर। तो काव्य का लक्षण सर्वप्रथम अग्नि पुराण में उपलब्ध है। काव्य का जो लक्षण है सबसे पहले कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में हमें देखने को मिलता है। और वहाँ पर क्या है कि संक्षेपार्थ, वाक्य मिष्टार्थ, व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, यानी कि संक्षेप में कहें तो इष्ट अर्थ को प्राप्त करने वाला जो वाक्य होता है वही क्या होता है? काव्य होता है। इष्ट अर्थ को प्राप्त करने वाला वाक्य काव्य बताया। अब मूल बात आती है कि लक्षण क्या होते हैं। लक्षण के बारे में जानेंगे आप। तो किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण, लक्षण की बात देख रहे हैं, किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। कोई उसकी स्पेसिफाई चीज़ है, कोई एक आइडेंटिफाई होती है उससे, जो पर्टिकुलर किसी कोई विशेषता बता रहे, तो वो उसका कथन करना, उसके बारे में बताना ही क्या है? लक्षण है। या हम लक्षण को इस तरीके से समझ सकते हैं कि विवेच्य वस्तु जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो लक्षण, विवेच्य वस्तु का ऐसा विशिष्ट गुण जिसके बारे में बता रहे हैं, तो उस विवेच्य वस्तु का ऐसा विशिष्ट गुण निर्दिष्ट किया जाए जो केवल उसी पदार्थ में विद्यमान हो। यानी जिसके बारे में जो लक्षण बताया जा रहा है उसमें उसका जो एक विशिष्ट गुण है वो उसी पदार्थ में विद्यमान होना चाहिए। उसका वर्णन करना, उसको निर्दिष्ट करना अनिवार्य माना गया है लक्षण के अंदर। अब देखते हैं, प्राय लक्षण के 2 प्रकार होते हैं। लक्षण की बात कर रहे हैं हम, काव्य लक्षण की। लक्षण की बात करें तो लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ये ध्यान रखिएगा, आप परीक्षा में आ जाए, लक्षण के प्रकार तो 2 करने हैं आपको, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। और लक्षण के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या कहा वो हम आगे देखेंगे। अब काव्य लक्षण की विशेषताएं। जब भी काव्य के लक्षणों का जो निर्धारण किया जाता है, उनको पहचाना जा रहा होता है, तो उसमें क्या क्या लक्षणों की विशेषताएं होनी चाहिए। तो काव्य लक्षण में अतिव्याप्ति या अव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। काव्य लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। अब अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या है, इसको भी हम समझते हैं। अतिव्याप्ति का अर्थ होता है विषय का अनावश्यक विस्तार। अतिव्याप्ति, विषय का अनावश्यक विस्तार। बताना है हमें केवल लक्षण, और पूरे वाङ्मय की, पूरे काव्य की वहाँ पर बखान किया जा रहा है, तो वो उसका केवल लक्षणों को स्पेसिफाई करना है हमें, उनको पहचाने, केवल वो बताने। तो अतिव्याप्ति, विषय का अनावश्यक विस्तार है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोष, इस दोष से बचना चाहिए। अव्याप्ति, अपूर्ण विस्तार। अव्याप्ति का मतलब अपूर्ण विस्तार। जितना जो लक्षण मुख्य लक्षण है उसका हम केवल आधा भाग बता दें, थोड़ा सा भाग बता दें। जो मुख्य लक्षण उसका भी हम आधा भाग बता दें, थोड़ा भाग बता दें, तो वो भी अव्याप्ति दोष होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इस दोष से भी बचना चाहिए। तो मूल काव्य लक्षण का एक भेद का ये लक्षण बता देना। ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति
का दोष है जो लक्षण में नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं लक्षण में और क्या विशेषता। तो लक्षण जो होते हैं वो सूत्रबद्ध होने चाहिए, बिल्कुल सारगर्भित होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए तथा अर्थवान होने चाहिए। लक्षण तो वही है जो बिल्कुल संक्षिप्त हो, सटीक बात बताए और जिसका बिल्कुल अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, सही रूप से अर्थ निकले, तभी तो लक्षण है, अन्यथा लक्षण कहाँ हुआ वो। लक्षण तार्किक होना चाहिए, बिल्कुल तर्क संगत होना चाहिए। यूं नहीं कि इसमें ये विशेषता है सब, अरे उसके तर्क की कसौटी पर कसो तो सही, वास्तव में वो लक्षण के लायक है कि नहीं, वास्तव में वो लक्षण है कि नहीं। तो लक्षण तार्किक होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, देखते पता चल जाना चाहिए हाँ वास्तव में ये लक्षण है। सहज बोधगम्य, आसानी से उसको हम ग्रहण कर सके, उस लक्षण को हाँ पहचान सके, सहज बोधगम्य होना चाहिए। जटिलता, अस्पष्टता, दुरूहता से बचना चाहिए ताकि लक्षण सर्वग्राह्य हो सके। अब ऐसे ही पूछा जाए कि लक्षण सर्वग्राह्य कब हो सकता है, जब उसमें जटिलता, अस्पष्टता और दुरूहता नहीं हो। और लक्षण सर्वग्राह्य कब हो सकता है, जब लक्षण तार्किक हो, स्पष्ट हो, सहज बोधगम्य हो, तब वो सर्वग्राह्य हो सकता है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको लक्षणों को, इनके बारे में बिल्कुल आधार जो बेस है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है आपके वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आखिर में जो बात है, निष्कर्ष रूप में हम कहें लक्षण के बारे में, काव्य लक्षण के बारे में, तो अर्थ अमित अति, अर्थ अमित अति अक्षर थोड़े, यानी थोड़े अक्षरों के अंदर ही अथाह अपार अर्थ देने की जो शक्ति है वो क्या है, लक्षण में होती है। अर्थ अमित अति अक्षर थोड़े, थोड़े अक्षरों के अंदर अपार अर्थ समेटने की जो शक्ति रखता है वो क्या है, लक्षण होता है। तो आज की इस कक्षा में हमने पढ़ा काव्य लक्षण के विषय में कि लक्षण क्या है, और सबसे पहले अग्नि पुराण के अंदर काव्य लक्षणों की बात है जो मिलती है। अगली कक्षा के अंदर किन किन विद्वानों ने लक्षण के बारे में क्या क्या कहा है, और वो भी परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, उनको देखेंगे। अगर ये हमारी कक्षा आपको किस तरह की लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िएगा। समय रहते सारा पाठ्यक्रम जो है हम पूरा कर लेंगे। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।